अगर किसी शख्स की स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी की बिना पर उसके नाम से एडजेक्टिव बनाया जाए इन फ्यूचर, in a sense, if it's contemplated as a strong, rigid ideology, then we can conclude that the man behind this adjective was a man of high capabilities indeed. मिसलन 460 BC के हिपोक्रेटिस के नाम से बनाया गया एडजेक्टिव हिपोक्रेटिक ओथ आज भी मेडिकल साइंस में इस्तेमाल किया जाता है। डार्विनियन, काफ्काएस्क, मार्क्सियन, ऑरविलियन और न जाने कितनी सारी मिसालें हैं हमारे पास। मुझे पर्सनली ऐसे राइटर्स बहुत ज्यादा पसंद है जो फर्स्टली आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं एंड सेकेंडली उनकी थॉट एग्जीक्यूशन बहुत यूनिक होती है, बहुत कमाल की होती है। मिसाल के तौर पर ये कि वो अपने थॉट को, अपने ख्याल को प्रेजेंट करने के लिए आम तरीके जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वेज होते हैं वो प्रेफर नहीं करते, बल्कि अपने लिए नई दुनिया बना लेते हैं, नई एक कायनात बना लेते हैं, नए कैरेक्टर्स बना लेते हैं, नई रियलिटीज को जन्म दे देते हैं। अगर आप बहुत टाइम से मेरे सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और अगर आपने इस वीडियो को क्लिक इस वजह से किया है कि आप खुद को अश्योरेंस देना चाहते हैं कि सोशल मीडिया पर रहकर भी आप बहुत कुछ पॉजिटिव चीजें सीख सकते हैं, सो वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ रूम ऑफ विजडम विद सुदेश रफीक। और आज हम बात करेंगे, आज हम रोशनी डालेंगे लेजेंड, बीस्ट और जायंट जॉर्ज ऑरवेल की जिंदगी पर, और हम उन्हीं की लिखी किताब 1984 जो कि 1949 में पब्लिश हुई थी, उसके थीम, उसके कॉन्सेप्ट पर ब्रीफली डिस्कशन करेंगे। सो वेलकम। एरिक आर्थर ब्लेयर उनका असल नाम था और जॉर्ज ऑरवेल उनका पेन नेम। उनके नाम से कनेक्टेड बहुत ज्यादा थ्योरीज दी जाती हैं, लेकिन उनका जो सर नेम था वो ईस्ट एंजिलिया के रिवर ऑरवेल से डिराइव्ड था। मोतीहारी बंगाल में रिचर्ड वेल्मस्ली ब्लेयर के घर पैदा हुए, जो ओपीएम डिपार्टमेंट ऑफ आईसीएस में सब डेप्यूटी ओपीएम एजेंट थे। उनकी मां हमेशा से ये चाहती थी कि वो पब्लिक स्कूल में पढ़े, लेकिन वो सब पब्लिक स्कूल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इस वजह से चार्ल्स लिमोजिन से रिश्तेदारी होने की वजह से उन्हें सेंट साइप्रियन स्कूल ससेक्स में स्कॉलरशिप मिल गई और उन्होंने वहां पढ़ना स्टार्ट कर दिया। स्कूल से इंतहाई नफरत थी और सब्जेक्ट से तो खासा लगाव उनको कभी हुआ ही नहीं, और यही वजह थी कि उन्होंने आगे चलकर अपने ऐसे सच वर द जॉयज में बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी इस नफरत को टुवर्ड्स हैज सब्जेक्ट्स, टुवर्ड्स हैज स्कूलिंग लाइफ बहुत बेहतरीन तरीके से मेंशन किया है। द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू 20th सेंचुरी लिटरेचर इन इंग्लिश एक किताब है, और इस किताब के 517 पेज पर यह लिखा हुआ है कि वही स्कूल था जहां पर इनकी मुलाकात, एरिक की जॉर्ज ऑरवेल की मुलाकात साइरल कॉनली से हुई थी, जो आगे चलकर हॉरिजॉन के एडिटर बने और उन्होंने ही इनके बहुत सारे एसेस को पब्लिश करवाया था। वर्ल्ड वॉर 1 से पहले वो अपनी फैमिली के साथ शिप लेक ऑक्सफोर्डशायर शिफ्ट हो गए थे, जहां पर इनकी मुलाकात जेसिंटा बोडीकॉम से हुई थी। जेसिंटा इनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी, और जेसिंटा का कहना है, वो अपनी 1974 की लिखी किताब एरिक एंड अस में बताती है कि जब पहली मर्तबा हमारी मुलाकात एरिक यानी जॉर्ज ऑरवेल से हुई थी तो वो किसी फील्ड में सर के बल खड़े थे, और जब हमने उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि इससे लोगों का अटेंशन, लोगों का ध्यान मुझ पर ज्यादा जाता है। और ये वही वक्त था जब एरिक ने, जॉर्ज ऑरवेल ने जेसिंटा को बताया था कि वे फ्यूचर में आगे चलकर H.G. वेल्स की लिखी किताब अ मॉडर्न यूटोपिया के स्टाइल में कुछ जरूर लिखना चाहेंगे। इस वाक्य से हमें पता चलता है कि वो उस दौर में पता था उनको कि आगे चलकर उन्हें किस सब्जेक्ट्स पर लिखना है और किस सब्जेक्ट्स पर, लिटरेचर पर हुकूमत करना है। फर्दर स्टडीज के लिए वो वेलिंगटन चले गए थे, लेकिन 1917 के 5वें महीने में ही वो ईटन शिफ्ट हो गए थे और वहां पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। ईटन में एडलस हक्सली जैसे लेजेंडरी टीचर्स ने उन्हें फ्रेंच पढ़ाया और यूं ही उनका सफर चलता रहा। आगे चलकर, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि उन्हें पढ़ने में खासा इंटरेस्ट था नहीं, इस वजह से उन्होंने इंपीरियल पुलिस ज्वाइन कर ली। पहली पोस्टिंग बर्मा में थी, और अगर हम बर्मा ऑफिस और इंडिया ऑफिस के लिस्ट को निकालते हैं और उन्हें देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 1922 तक वो एडीएस यानी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट की पोजीशन तक पहुंच चुके थे, और मंथली उनकी जो सैलरी थी वो 525 थी। बर्मा जाने के बाद वो खासे खामोश हो गए थे, उनका अक्सर वक्त अकेले गुजरता और पढ़कर गुजरता। बर्मीज डेज एक किताब है, उस किताब के इंट्रोडक्शन में एम्मा लार्किन्स हमें बता दी है कि किस तरह जब एरिक वहां पहुंचे, बर्मा में पहुंचे, तो उन्होंने सोल्जर्स की तरह मूछें रखना स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ तक कि वहां के लोकल लोग ये समझते थे कि अगर हम अपने जिस्म पर टैटूज बनाते हैं तो हमें ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और इस यकीन के चलते उन्होंने भी अपने जिस्म पर बहुत सारे टैटूज बना लिए थे।
आगे चलकर एक किताब है द अननोन ऑरवेल नाम से। इस किताब के 216 पेज पर यह लिखा हुआ है कि ऑरवेल ने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा गुर्बत देख ली थी कि उनकी किताब एक है होमेज टू कैटलूनिया, उस किताब को लिखने से पहले उन्होंने जो कुछ भी लिखा उसका सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ गुर्बत थी। 1929 में इतना ज्यादा बीमार हुए कि हॉस्पिटलाइज्ड कर दिए गए, और उस हॉस्पिटलाइज्ड दौर में उनकी जितने भी एक्सपीरियंसेस थे उन एक्सपीरियंसेस की बिना पर उन्होंने हाउ द पुअर डाई लिखी। साथ ही नॉर्थ की तरफ सफर किया, अपने जर्नी की जितनी भी एक्सपीरियंसेस थी उन एक्सपीरियंसेस को रोड टू वीगन पियर में लिखा है। एक टीचर रहे, स्पेनिश सिविल वॉर का हिस्सा रहे और यहाँ तक कि बीबीसी में भी काम किया। उनकी वालिदा के मरने के बाद उन्होंने एनिमल फार्म पर काम करना स्टार्ट कर दिया था और 1944 तक ये काम खत्म भी हो गया था। और इस काम को लेकर, अपने इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को लेकर वो बहुत ज्यादा पब्लिशर्स के पास गए और उन पब्लिशर्स में टी.एस. एलियट भी शामिल थे, लेकिन किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया और पब्लिश करने से सबने मना कर दिया, क्योंकि वो सब जानते थे कि ये एक एनिमेटेड स्टाइल में एक एलिगोरिकल एक मास्टरपीस तो है, लेकिन उसका जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है और ये इनडायरेक्टली या डायरेक्टली किसी बहुत सीरियस चीज को टारगेट कर रही है। इस वजह से किसी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। आखिरकार 1945 में ये किताब पब्लिश हुई और उसके पब्लिशर्स थे सीकर एंड वेबर्ग। जॉर्ज ऑरवेल एंटी फेसिज्म, एंटी स्टैलिनिज्म, एनार्किज्म, कलेक्टिविज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, टोटलिटेरियनिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जैसे टॉपिक्स पर लिखा करते थे, और यही वजह है कि आज के दौर में उन्हें एज अ पॉलिटिकल राइटर रिकॉग्निशन मिलती है। उनकी जो किताब है 1984 जो 1949 में पब्लिश हुई थी, उनकी मौत के कुछ महीने पहले, वो एक डिस्टोपियन नॉवल है और मुझे बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, या फिर मैं सिंपली ये कहूं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं ये बता सकूं कि इस किताब की अहमियत क्या है और इस किताब में क्या कुछ है, क्योंकि ये किताब इतनी ज्यादा डीप है कि दुनिया के जितने भी लिटरेचर वर्ल्ड के लोग हैं, उनसे कनेक्टेड लोग हैं, चाहे बलूची लिटरेचर हो, चाहे उर्दू लिटरेचर हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर हो, कोई भी लिटरेचर आप उठा के देख ले, कोई भी इस काम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, इग्नोर नहीं कर सकता। अगर आपने अपनी लाइफ में रूम 101, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, थॉट पुलिस, 2 मिनट हेट जैसे अल्फाज सुने हैं और कसीर तादाद में सुने हैं, तो आपको बता दूं कि ये तमाम अल्फाज इसी किताब से लिए गए हैं और ये तमाम अल्फाज उनके बनाने वाले जो शख्स हैं वो जॉर्ज ऑरवेल है। ओशेनिया एक ऐसी जगह है जहां पे द पार्टी की हुकूमत है और द पार्टी को लीड कर रहा होता है बिग ब्रदर, जो स्क्रीन के जरिए से हर इंसान की जिंदगी को कंट्रोल कर रहा होता है, यहां तक कि लोग उसकी इजाजत के बगैर उससे नफरत तक नहीं कर सकते। और वहां इसके खिलाफ जाना अब मौत को दावत देने के बराबर होता है। आपको अगर जिंदगी गुजारनी है तो आपको अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बिग ब्रदर के स्क्रीन के सामने गुजारनी पड़ेगी। आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। यहाँ के लोग ये मानते हैं कि 2 + 2 = 5, क्योंकि बिग ब्रदर के लिए यही लॉजिक है। यहाँ पे जो शख्स 2 + 2 = 4 मानता है वो गुनहगार होता है और उसके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं होती है। मैं ये बताना चाहूंगा कि इसने ना सिर्फ हमारे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया था, बल्कि आज हम खुद देख रहे हैं कि किस तरह हमारी जिंदगी में जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है वो एक स्क्रीन है। हम जहां भी जाते हैं एक स्क्रीन हमारे पीछे है। और साथ ही अगर इसके पॉलिटिकल साइड को देखिए, हमें डिक्टेटरशिप के बारे में पता चलता है जो आमतौर पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों की जिंदगी को कंट्रोल कर रही होती है। एक बेहतरीन किताब है ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इंग्लिश लिटरेचर हैज एवर हैड, और मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस बुक को पढ़ें और अपने रिव्यूज मुझे पर्सनली डीएम्स करके, मैसेज करके दें। बहुत शुक्रिया।